हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सीएसएस टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है। और अभी तक हम पिछले वीडियोस में अप्रैल और मई की एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में जून मंथ की एंट्री जो है इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जून मंथ की एंट्री में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा पेड ₹2500 इन कैश टुवर्ड ऑफिस रेंट, यानी कि 2500 रुपये इन्होंने क्या दिया है, किराया दिया है इन कैश, यानी कि नगद दिया है। ठीक है, तो ये एंट्री है। तो यहाँ पर चलिए इसको करते हैं। तो ओपन करते हैं अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और यहाँ पर कंटिन्यू, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी ओपन करनी है। तो यहाँ पर मैं कंपनी ओपन करता हूँ, कैश स्टडी 1, आपको पता है इसी में हमने जो है अप्रैल और मई की एंट्री की है और आगे जून की एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ लास्ट एंट्री हमने 1 मई पर की थी। आपको पता है मई की सारी एंट्रियाँ हमने 1 मई पर ही की हैं। डे बुक में आप जाके चेक कर सकते हैं, मई पर ये एंट्री कंप्लीट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन में वाउचर्स में चलते हैं एंट्री करने के लिए। जैसा कि आपको पता है वाउचर्स में आना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें डेट चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पर अभी डेट हमें सेट करनी है जून की। तो यहाँ पर F2 बटन प्रेस करते हैं और 1-6, ठीक है, और यहाँ पर जून जो है वो सेट हो गया। तो जून में पहला जो एंट्री है यहाँ पर 2500 रुपये रेंट दिया गया है, तो वाउचर पेमेंट ही होने वाला है और रेंट का लेजर पहले ही बन चुका है। तो बस यहाँ पर हमें R बटन प्रेस करना है और रेंट एक्सपेंसेस कितना 2500 रुपये। फिर यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कॉस्ट सेंटर वाला जो ऑप्शन है, कॉस्ट सेंटर एलोकेशन, ये ऑप्शन इसमें आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपको याद होगा कि हमने सिर्फ सैलरी एक्सपेंसेज में जो है कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को ऑन किया था, लेकिन यहाँ पर ये रेंट एक्सपेंसेज में भी आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसको आप भी ध्यान से समझ लें। देखिए क्या होता है कि जब हम कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से और डायरेक्ट इनकम से, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस से या फिर जो इनकम से रिलेटेड जितने भी लेजर होते हैं उन सभी में कॉस्ट सेंटर ऑन हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि पहले बन चुके थे। इसका क्या मतलब है, आपको पता होगा कि जब हमने सैलरी वाला जो है लेज़र बनाया, उसमें जब हमने कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को यस किया था तो उससे पहले हम रेंट का बना चुके थे और स्टेशनरी, ऑफिस मेंटेनेंस, 3-4 लेज़र लगभग हम पहले भी बना चुके थे। तो जो लेज़र हमने पहले बनाए थे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट सेंटर जो ऑप्शन है वो यस हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस लेज़र को एडिट करना है और कॉस्ट सेंटर को नो करना है। ठीक है, अगर यही काम जो कॉस्ट सेंटर ऑन करने वाला है, अगर हम कंपनी बनाते टाइम ही F11 प्रेस करके वहां से कॉस्ट सेंटर ऑन कर लेते तो पहले से ही सभी लेजर में जो कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन है वो ऑन हो जाता। तो उस टाइम जब हम लेजर बनाते तो जिसमें जरूरत होती ऑन करते, जिसमें नहीं जरूरत होती ऑफ कर देते। लेकिन अगर हम बाद में ऑन करते हैं तो जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड पहले ही लेजर बन चुके हैं, ठीक है, उसमें बाय डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर जो है वो ऑन हो जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक चलना है और रेंट एक्सपेंसेस इसी के ऊपर यहाँ पर हमें कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करना है। एडिटिंग मोड में आ जाएंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को हम नो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेज में हमें कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि अगर कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल ये ऑप्शन आप में नहीं आ रहा है तो आपको F12 बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपको अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर इस ऑप्शन को यस कर लेना है। ठीक है, आप में वो ऑप्शन भी शो होने लगेगा। चलिए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर हमने रेंट एक्सपेंसेज में कॉस्ट सेंटर नो कर दिया, यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। और अभी देखिए कॉस्ट सेंटर वाली डिटेल आपसे नहीं पूछेगा। तो हम एक काम करेंगे कि जितने भी लेजर एक्सपेंसेज से रिलेटेड हमने बनाए हैं, ठीक है, मतलब अप्रैल मंथ में बनाए थे या मई में शुरुआत में बनाए सैलरी वाले लेजर से पहले, ठीक है, तो उन सभी में हमें कॉस्ट सेंटर नो करना पड़ेगा। तो हम चाहें तो अभी लेजर में जाके एक एक करके लेजर जो है एडिट कर सकते हैं, या फिर जब हम उनकी एंट्री करेंगे तो इसी तरह से कंट्रोल इंटर करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जब एंट्री आएगी उसकी तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, और रेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर कैश हो जाएगा क्रेडिट में। बस ये हो गई एंट्री। आई थिंक समझ आ गई होंगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा पेड सैलरी बाय चेक फॉर मई 2020 रेफर ट्रांजैक्शन नंबर 5। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सैलरी तो पे की गई है, चेक द्वारा पे की गई है, लेकिन इसमें अमाउंट जो है वो नहीं बताया गया है। तो इन्होंने अमाउंट बताने के लिए सीधे बता दिया कि रेफर ट्रांजैक्शन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे आप पहुंचे, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी सैलरी है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर और यहाँ पर देखते हैं कि किसकी कितनी सैलरी है। तो शुभम की यहाँ पर आई थिंक सैलरी है 7,500 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुभम की सैलरी 7,500 रुपये है क्वेश्चन नंबर 5 में, और गीता की है 4,500 रुपये। ठीक है, तो टोटल हो गई 12,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें सैलरी एक्सपेंसेज 12,000 रुपये यहाँ पर खर्च करने हैं, यानी सैलरी देनी है दोनों लोगों को। तो वापस चलते हैं, यहाँ पर हमें सैलरी पता चल गई और यहाँ पर पूरे मंथ की सैलरी दी गई है, यानी कि मई मंथ की पूरी सैलरी दी गई है, इसलिए वही अमाउंट होगा जो हायर करते टाइम उन्होंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं और वाउचर यहाँ पर पेमेंट ही होगा। डेबिट में आपका सैलरी एक्सपेंसेज होगा कितना, 12,000 रुपये। ठीक है, एंटर किया, कॉस्ट सेंटर इसमें आएगा और यहाँ पर सैलरी ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक आ गया। देखिए एंटर करेंगे, शुभम की कितनी सैलरी है, शुभम की है 7,500 रुपये और गीता शुक्ला की कितनी है जो बची, यानी कि 4500 रुपये, बस हो गया। और यहाँ पर चेक इशू किया गया इसलिए क्रेडिट में HDFC बैंक हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई, इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस 5,500 फ्रॉम राज ट्रेवल्स, दिस इंक्लूड ₹2,300 टुवर्ड कैब हायरिंग चार्ज एंड 3,200 टुवर्ड आउट स्टेशन टूर्स। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। तो देखिए आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में आई थिंक यहाँ पर बात की गई थी। ऊपर चलते हैं अप्रैल मंथ में, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टर वर्मा मेड एन एग्रीमेंट विद राज ट्रेवल्स। ठीक है, राज ट्रेवल के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया था, यानी बात की गई थी। क्या बात की गई थी कि रिसीव बिल, यानी कि हम जो है बिल प्राप्त करते रहेंगे और जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है वो आप करते रहें। ठीक है, तो यही बात हुई थी। कहने का मतलब है कि हमने, यानी मिस्टर वर्मा यानी कि हमने क्या किया, राज ट्रेवल्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई ठीक है, आप हमें ट्रैवलिंग का जो भी मतलब चार्ज है, ट्रैवलिंग आप हमें कराते रहिए और उसके बाद लास्ट में आप बिल भेज दिया करें, हम पेमेंट आपको कर दिया करेंगे। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो सिर्फ बात हुई थी, इसलिए हमने इसकी एंट्री नहीं की थी। लेकिन अभी यहाँ पर जून में जो क्वेश्चन है उसमें वहाँ पर क्या हुआ है, बिल मिला है। बिल मिलने का मतलब है कि खर्चा किया। क्लियर है? तो यहाँ पर जून में देखिए, यहाँ पर टोटल 5500 रुपये का बिल मिला है। किससे मिला है? राज ट्रेवल से, जिसमें दो चीज़ें हैं। 2300 रुपये जो है वो कैब हायरिंग का है और 3200 रुपये जो है वो आउट स्टेशन टूर का है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर इसमें दो खर्चे जुड़े हुए हैं टोटल 5500 रुपये में। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस तरह से होगी, देखिए दो खर्चे हुए, एक कैब हायरिंग एक्सपेंसेज और दूसरा हुआ है आउट स्टेशन टूर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। एक बार डेबिट हो जाएगा आपका कैब हायरिंग, ठीक है, यहाँ पर ये डेबिट हो गया। दूसरी बार यहाँ पर आउट स्टेशन टूर ये डेबिट हो जाएगा अपने अपने अमाउंट से, और क्रेडिट होंगे राज ट्रेवल्स। ठीक है, क्रेडिट राज ट्रेवल्स के होंगे। आपको याद होगा कि जब हमने स्टेशनरी खरीदी थी तो डेबिट में क्या हुआ था, स्टेशनरी हुई थी, और क्रेडिट में हुए थे ग्लोबल हाउस। ग्लोबल हाउस क्रेडिट क्यों हुए थे? क्योंकि इनसे हम उधार ले रहे थे। बिल्कुल वही सेम चीज़ है, कैब हायरिंग एक्सपेंसेज एंड आउट स्टेशन टूर, ये दोनों खर्चे हमने किए और जो कि उधार हैं तो ये राज ट्रेवल्स जो हैं देने वाले हो गए, तो इसलिए ये क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, राज ट्रेवल्स 5500 रुपये से क्रेडिट होंगे, जबकि कैब हायरिंग एंड आउट स्टेशन टूर ये अपने अपने अमाउंट के साथ डेबिट होंगे। और यहाँ पर लेजर भी तीनों के बनेंगे क्योंकि तीनों ही पहली बार आ रहे हैं। तो कैब हायरिंग एक्सपेंसेज एंड आउट स्टेशन टूर ये दोनों खर्चे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में चले जाएंगे, पता है आपको। और राज ट्रेवल्स ये सन्ड्री क्रेडिटर में चले जाएंगे। क्लियर है? वाउचर यहाँ पर जर्नल हो जाएगा क्योंकि उधार एंट्री है। क्लियर है? तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई। चलिए, तो यहाँ पर अब इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वाउचर आपका जनरल होगा, तो यहाँ पर वाउचर सेट करते हैं जनरल, F7 सॉर्ट की है। डेबिट में यहाँ पर कैब हायरिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कैब हायरिंग एक्सपेंसेज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के जाएगा। कॉस्ट सेंटर यहाँ पर नो रहेगा, एक्सेप्ट करते हैं। अमाउंट इसका कितना है, कैब हायरिंग का शायद 2300 रुपये है। एंटर करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से डेबिट है तो यहाँ पर डी बटन प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं। दूसरी बार डेबिट आ गया और यहाँ पर हमें फिर से लेजर बनाना है, तो यहाँ पर हम फिर अल्ट सी करते हैं और लेजर बनाते हैं। अब की बार कौन सा है देख लेते हैं, आउट स्टेशन टूर का है शायद, हाँ आउट स्टेशन टूर। इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट और ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। इसका अमाउंट है 3200 रुपये और एंटर किया। क्रेडिट में राज ट्रेवल्स है, उनका भी लेजर बनेगा, तो यहाँ पर उसका भी बना लेते हैं। राज ट्रेवल्स अंडर ये जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के। किसके अंडर जाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेनेंस बिल बाय डिटेल ये हम यस रखेंगे। क्यों रखेंगे आपको पता है, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर आप चाहें तो राज ट्रेवल्स की मेलिंग डिटेल साइड में डाल सकते हैं। मेलिंग डिटेल मतलब उनका नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये सारी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं और ओरिजिनल वर्क में दी भी जाती है। फिलहाल इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे न्यू रेफर ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारा ये नया ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? यहाँ पर ऑन अकाउंट बाय डिफॉल्ट आ रहा था, लेकिन ऑन अकाउंट नहीं रखना है। क्या रखना है? न्यू रेफर ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये नया अकाउंट है, मतलब पहली बार एंट्री आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू रेफर और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गई एंट्री। क्लियर है? चलिए, हो गई, काफ़ी आसान थी। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा रिसीव्ड 35,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम ईटर्स फूड चैन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर वर्मा ने 35,000 रुपये इन कैश यानी नगद प्राप्त किए हैं। किस लिए? कंसल्टिंग रेवेन्यू। कंसल्टिंग रेवेन्यू यानी कि इनकम हुई, सीधी सी बात है, इनको सर्विस दी होगी। किसको? ईटर्स फूड चैन को सर्विस दी होगी और इसके बदले 35,000 रुपये जो है इन्होंने कैश हमें पेमेंट किया है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो
कंसल्टिंग रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट में कैश होगा क्योंकि बिजनेस के पास आ रहा है, और वाउचर रिसिप्ट हो जाएगा, लेजर अंडर होगा ही नहीं क्योंकि पहले ही सब बन चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर चलिए 35,000 की एंट्री सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर वाउचर रिसिप्ट हो गया, क्रेडिट में यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, कंसल्टिंग रेवेन्यू कितना 35,000 रुपये, और एंटर किया। डेबिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश, डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं बैंक। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको गलत करते हैं, हमने यहाँ पर बैंक कर दिया। क्लियर है? और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसको हमने गलत किया है, इसको बाद में सही करना देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा डिपॉजिट ₹30,000 इन HDFC बैंक, यानी कि मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, 30,000 रुपये बैंक में जमा किया। ठीक है, तो 30,000 रुपये बैंक में जमा किया है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, डेबिट में HDFC बैंक हो जाएगी और क्रेडिट में आपका हो जाएगा कैश। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस एंट्री को करते हैं। वाउचर कौन सा होगा, कंट्रा होगा, आपको पता है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांसफर वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो क्रेडिट में पर आपका हो जाएगा कैश, कैश कितना 30,000 रुपये, और एंटर करते हैं। डेबिट में आपका HDFC बैंक हो जाएगा क्योंकि पैसा हम जमा कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, चलिए ये एंट्री भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड मोबाइल फोन बिल अमाउंटिंग ₹1,350 बाई चेक, यानी कि 1,350 रुपये का इन्होंने जो है चेक इशू किया है, टेलीफोन बिल यानी एक्सपेंसेज खर्चा किया है, तो इसका लेजर पहले से बन चुका है। वाउचर पेमेंट होगा डेबिट में टेलीफोन एक्सपेंसेज 1,350 रुपये, और क्रेडिट में HDFC बैंक हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट में HDFC बैंक हो जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा रेम्बर्स्ड कन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू 750 इन कैश टू गीता शुक्ला। आपको पता है ये एंट्री हम समझा चुके हैं, तो यहाँ पर कन्वेंस का लेजर पहले से बना है, इसकी एंट्री फटाफट हम पास करते हैं। वाउचर पेमेंट, और यहाँ पर ये हो जाएगा कन्वेंस एक्सपेंसेस 750 रुपये, और यहाँ पर कैश था तो यहाँ पर कैश, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड 1,250 इन कैश टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि यहाँ पर बिजली का बिल दिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ऑफिस मेंटेनेंस यानी कि ऑफिस को मेंटेन करवाया है, तो ये दोनों ही खर्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1250 की जो बिजली की बिल वाली है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाउचर पेमेंट ही रहने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं लगा देना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग ये फिक्स्ड असेट्स में गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1250 रुपये, और क्रेडिट में कैश है शायद, तो यहाँ पर कैश को एक्सेप्ट करते हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ क्रेडिट में कैश है 1250 है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा पेड 750 कैश ऑफिस मेंटेनेंस। ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस यहाँ पर हो जाएगा, ऑफिस मेंटेनेंस कितना है 750 रुपये, 750 है। ठीक है, 750, लेकिन जब यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये कॉस्ट सेंटर वाला जो ऑप्शन है ये आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑफिस मेंटेनेंस का लेजर पहले बना था। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट सेंटर बाय डिफॉल्ट ऑन है। तो अभी हम वापस आएंगे बैक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लेजर पर पहुँचेंगे हम, और फिर उसके बाद इसी के ऊपर हम करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर बटन, और ये अल्ट्रेशन मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जा करके इसको नो कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को नो कर सकते हैं, या अगर लेज़र वगैरह मीनिंग या अंडर कुछ चेंज करना है, गलत हो गया तो सही कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और 750 रुपये क्रेडिट में कैश, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एंट्री भी हो गई। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड 3,000 इन कैश एज सैलरी एडवांस टू शुभम, यानी कि इन्होंने क्या किया है, शुभम को एडवांस दिया है सैलरी 3,000 रुपये इन कैश नगद दी है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, देखिए क्या होगा, यहाँ पर डेबिट में हो जाएगा आपका सैलरी एडवांस। ठीक है, या एडवांस सैलरी, आप जो भी लिखें, आप एडवांस सैलरी लिखें या सैलरी एडवांस, एक ही बात है। ठीक है, तो एडवांस सैलरी आपका हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आपका यहाँ पर हो जाएगा कैश। अब एडवांस सैलरी का लेजर बनेगा, तो जब लेजर बनेगा तो ये अंडर किसके जाएंगे, तो आपको याद होगा कि जब हम किसी को एडवांस देते हैं तो उसके लिए एक सेकेंडरी ग्रुप अवेलेबल है हमारे पास, लोन्स एंड एडवांस असेट्स नाम का, याद होगा, जिसका प्राइमरी ग्रुप है करंट असेट्स। क्या है? करंट असेट्स। तो लोन्स एंड एडवांस असेट्स में जाएंगे एडवांस सैलरी। क्लियर है? वाउचर यहाँ पर पेमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। भाई पैसा हम एडवांस दे रहे हैं, यानी पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट में तो कैश हो ही जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं और वो भी एडवांस है, तो हम एडवांस सैलरी नाम का एक लेजर बना लेंगे, या फिर हम एडवांस सैलरी या सैलरी एडवांस कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जाएगा लोन्स एंड एडवांस में, क्योंकि जब भी हम किसी को एडवांस देते हैं तो वो लोन्स एंड एडवांस में जाता है। क्लियर है?
चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एडवांस सैलरी या सैलरी एडवांस। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एडवांस सैलरी, तो हम एक काम करते हैं कि एडवांस सैलरी ही रखते हैं, ठीक है, यानी एडवांस सैलरी नाम का लेजर बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर वाउचर आपका पेमेंट ही होगा, लेजर बनाते हैं एडवांस सैलरी। तो यहाँ पर एडवांस सैलरी अंडर ये जाएगा लोन्स एंड एडवांस असेट्स के लोन्स एंड एडवांस असेट्स, और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल नो रखना है, ठीक है, इसको हम नो ही रखेंगे। एडवांस सैलरी हो गया, एंटर करते हैं और फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। 3,000 रुपये ये हो गया। एक बार और एंटर करते हैं और फिर यहाँ पर क्रेडिट में देखते हैं क्या है, कैश है या फिर चेक से दिया गया है, तो कैश है तो क्रेडिट में यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आप चाहें तो यहाँ पर नरेशन में ये डाल सकते हैं कि सैलरी जो है वो किसको एडवांस दी गई है। इसमें आप जो है शुभम या जिसको भी दी गई है उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, एक काम करते हैं कि कॉस्ट सेंटर जो है इसमें ऑप्शन यस कर लेते हैं और उसके अंदर हम बता देते हैं कि जो है किसको एडवांस सैलरी दी गई है। तो देखिए ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट कैटेगरी या कॉस्ट सेंटर जो हमने बनाए थे, शुभम और गीता जो एम्प्लॉय थे, वो सब एक्सपेंसेस से रिलेटेड थे, लेकिन एडवांस सैलरी ये लोन्स एंड एडवांस में गया है, इसलिए यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। देखिए यहाँ पर सैलरी नाम की कैटेगरी नहीं मिल रही है, एस बटन प्रेस करते हैं नहीं है। और अगर यहाँ पर हम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट भी कर लेते हैं तब भी यहाँ पर कोई गीता या शुभम ऐसा नहीं शो हो रहा है। क्लियर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें इस ऑप्शन को नो रखना है और इसके लिए हमें अलग से याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कई सारी कंपनियों में तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो कहाँ तक याद रखेंगे, कमेंट में लिख के रखेंगे कि किसको कितनी एडवांस दी गई है। तो देखिए, जब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं तो उसके लिए हम कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का यूज़ नहीं करते, बल्कि इसके लिए एक दूसरी चीज़ होती है, दूसरा फीचर होता है पे रोल मैनेजमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं पे रोल मैनेजमेंट। तो पे रोल मैनेजमेंट पर बेस्ड हम पूरी एक्सरसाइज एक देखेंगे लास्ट में, ठीक है, उस पर भी एक प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो वो सारी चीज़ें जो है वो पे रोल से मैनेज की जाती हैं जब एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे फीचर हमें मिल जाते हैं। क्लियर है। तो अभी यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बस छोटी फर्म के लिए है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है उसके लिए होता है। बाकी पे रोल हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा विदड्रॉ 6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ किया है इन कैश यानी नगद, ठीक है। तो यहाँ पर विदड्रॉ हो जाएगा 6,000 रुपये और क्रेडिट में यहाँ पर कैश हो जाएगा और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर देखिए हमने जून मंथ की एंट्री कंप्लीट कर दी। ये आपके सामने डे बुक है, अपना मैच कर सकते हैं। अगर कुछ गलती है तो उस एंट्री को आप टारगेट करके सही करें। तो यहाँ पर अब हम अपना चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, ये जून का ट्रायल बैलेंस है और यहाँ पर हम अपना वो भी ट्रायल बैलेंस ओपन कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे देखना है आपको पता चल गया होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट एंड ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रायल बैलेंस है। सबसे पहले नीचे का जो अमाउंट है उसको मैच करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4,30,500 रुपये है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं नीचे का अमाउंट कितना आ रहा है, तो देखिए सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पर ग्रैंड टोटल जो है वो सही है। अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या करेंगे कि इसको हम ग्रुप वाइज चेक करेंगे। कैपिटल अकाउंट इसका 19,500 डेबिट में और क्रेडिट में 3 लाख आ रहा है, तो यहाँ पर भी 19,500 और 3 लाख ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर ये भी 19,500 और 3 लाख आ रहा है, सही है। करंट लायबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर का 5,500 रुपये है, तो यहाँ पर चेक करते हैं 5,500 रुपये, ये भी सही है। फिक्स्ड असेट्स यहाँ पर 83,500, यहाँ पर भी 83,500, ये भी सही है। सबसे पहले हम ग्रुप वाइज चेक करते हैं, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। फिर करंट असेट्स कितना है 2,68,100 रुपये और यहाँ पर ये कितना है 2,68,100 रुपये, मतलब ये भी सही है, मतलब यहाँ पे ग्रुप वाइज सही है, ठीक है। फिर डायरेक्ट इनकम 1,25,000 है, तो डायरेक्ट इनकम 1,25,000 है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 59,400 है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 59,400 है, मतलब ग्रैंड टोटल भी सही है और हमारे ग्रुप वाइज भी सही है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर ये सब सही है तो ठीक है। फिक्स्ड असेट्स तो यहाँ पर नई एंट्री आ ही नहीं रही, मतलब इसे हमें बार बार अंदर जाके चेक ही नहीं करना, लेकिन हमें सबसे पहले तो ग्रैंड टोटल चेक करना है जो अभी हमने चेक किया, सबसे नीचे वाला मेन बैलेंस। फिर हमें ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस को चेक करना है और जब ग्रुप वाइज भी सही हो तो कम से कम आपको कैश और बैंक तो ये चेक ही करना है, क्योंकि सारी चीज़ें सही हो सकती है लेकिन हो सकता है कि कैश और बैंक गलत हो, ठीक है। और अभी गलत भी है क्योंकि आपको याद होगा हमने एक एंट्री गलत की थी, ठीक है। फिर भी टोटलिंग सही आ रही। टोटलिंग क्यों सही आ रही है आपको ये भी पता है। अगर इसमें 1,31,000 है और 31,000 को अगर हम बैंक में डाल दें तब भी टोटलिंग तो वही रहेगी ना, सेम। तो आई थिंक यहाँ पर ये समझ आ गया होगा। तो हमें क्या करना है कि कैश और बैंक को भी चेक करना है, ठीक है।
कैश बैंक को तो चेक ही करना है हर महीने, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो यहाँ पर चलिए कैश बैंक को चेक करते हैं। तो कैश कितना है 1,31,850 और यहाँ पर देखिए कैश कितना आ रहा है, यहाँ पर कैश आ रहा है 96,850, ठीक है। और बैंक अकाउंट 1,40 है और यहाँ पर कितना है 1,5 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कैश और बैंक गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही है। तो अब यहाँ पर हम गलती कैसे पता करेंगे कि कहाँ से गलती हुई? क्या हम जो है अभी देखो आपको पता है कि हमने बताया था कहाँ पर गलती हुई है, लेकिन अगर अनजाने में गलती होगी तो थोड़ी पता होगा कि कहाँ पर गलती हुई। तो मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि कहाँ पर गलती हुई है, तो गलती पकड़ने का क्या तरीका है? तो देखो कई तरीके हैं गलती पकड़ने के। यहाँ पर अगर कैश और बैंक दो ही चीज़ें सिर्फ गलत हैं, बाकी सारा कुछ सही है, ध्यान देना। अगर सब कुछ सही है, सिर्फ कैश और बैंक गलत है, तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं पर क्रेडिट में कैश लगाना होगा, आपने बैंक लगा दिया होगा, या कहीं पर बैंक सेट करना होगा और कैश सेट कर दिया होगा, ठीक है। अगर सिर्फ कैश बैंक गलत है तो फिर आपने जो है कैश और बैंक में ही गलतियां की हैं, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और अगर कैश बैंक के अलावा कोई और एंट्री गलत है तो इसका मतलब हो सकता है कि अमाउंट डालना होगा 5,000 रुपये और आपने डाल दिया होगा 50,000, या डालना होगा 50,000 तो आपने डाल दिया होगा 500, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी गलती हो सकती है। लेकिन अभी हमारे में तो सिर्फ कैश और बैंक गलत है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सही क्या है इसके लिए जो हमारे पास सही ट्रायल बैलेंस है इससे मैच करेंगे। तो यहाँ पर सही ट्रायल बैलेंस में कैश आ रहा है 1,31,850, ठीक है, और हमारे में कितना आ रहा है 96,850। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि कितने बैलेंस का अंतर आ रहा है, मतलब कितने रुपए का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर टैली में देखिए कैलकुलेटर भी होता है, इसी में हमें यहाँ पर कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है, कंट्रोल एन के साथ यहाँ पर कैलकुलेटर देखिए नीचे ओपन हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट ज़्यादा है, ये मतलब ज़्यादा है 1,31,000, तो इसको नोट करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। 1,31,850 रुपये माइनस कर देंगे यहाँ पर 96,850 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 35,000 रुपये का अंतर आया, मतलब 35,000 रुपये यहाँ पर कैश में होने चाहिए, जबकि नहीं है। क्लियर है। अब इसी तरह से बैंक को भी पता कर लेते हैं। बैंक कितना है 1 लाख, यहाँ 1,05,250 और यहाँ पर कितना है 1,40,000। तो हम फिर 1,40,000 से माइनस करेंगे, ठीक है। 1,40,250 से कितना माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर 1,05,250 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करते हैं 1,05,250 रुपये, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए 35,000 का ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि कैश जो है वो 35,000 से यहाँ पर आ गया है बैंक में। क्लियर है। तो ये तो आपको पता ही था। तो इस तरीके से हम गलती जो है पता करते हैं, ठीक है। अगर ये अनजाने में भी हुई होती तब भी हम इस तरह से पकड़ लेते। कैसे? अब हम ये चेक करते हैं कि 35,000 रुपये गलत आ रहा है, मतलब हो सकता है कि 35,000 की एंट्री कोई हो वो गलत होगी, ठीक है। अभी कैलकुलेटर को यहाँ से आप बंद कर सकते हैं या शॉर्टकट की कंट्रोल एन फिर से दबाते तब भी बंद हो जाता। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं हम डे बुक में। कहाँ पर? डे बुक में देखिए ट्रायल बैलेंस से भी हम सही कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें जो है कैश में जाना है, यानी कैश के ऊपर एंटर करना है। एंटर करना है तो जून में जितनी भी कैश की एंट्री है वो आपके सामने आ जाएंगी और इसमें आप जो है देख सकते हैं कि 35,000 की कौन सी एंट्री। तो इसमें कोई है ही नहीं 35,000 की एंट्री, ठीक है। फिलहाल वापस आते हैं। सही तरीका डे बुक से चेक करने का है। डे बुक में चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे 35,000 रुपये की ये एंट्री आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो सीधे 35,000 की एंट्री मिल गई। आप इसको खोल के अपना सही कर लें, यहाँ पर डेबिट में आपका कैश हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि 35,000 रुपये आपका अमाउंट जो है वो गड़बड़ हो रहा है, ध्यान देना 35,000 अमाउंट गड़बड़ हो रहा है, लेकिन 35,000 की कोई एंट्री ही नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि कोई दो एंट्रियाँ होंगी जो है मिसमैच हो रही होंगी, ठीक है। मतलब अमाउंट 35,000 पता चल गया, लेकिन यहाँ पर 35,000 की कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको फिर जो है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, मतलब चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम इसको सही करते हैं और कंसल्टिंग रेवेन्यू यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा और जैसे ही हम कैश करेंगे वो ट्रायल बैलेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं फिर से ट्रायल बैलेंस में। तो अभी देखिए यहाँ पर 1,31,850 और 1,05,250 आ गया है, ठीक है। तो अभी ये हमारा ट्रायल बैलेंस पूरी तरीके से सही है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस अगर गलत हो जाता है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, सही करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका आपका हो गया, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में बहुत ज़्यादा गलती है तो फिर उसमें जो है दिक्कत होगी। बहुत ज़्यादा गलती होगी तो फिर आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ से क्या गलती हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है। रियल वर्क में अगर गलती हो जाती है तब तो फिर आप उसका पता ही नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि अभी आपके पास मान लेते हैं ये ट्रायल बैलेंस हमने दे दिया कि हाँ भाई आप इससे मैच कर लीजिए, ये सही ट्रायल बैलेंस है, ठीक। लेकिन जब रियल वर्क कर रहे होंगे तब वहाँ पर तो आप सीधे एंट्री करेंगे टैली प्राइम में, और उसमें क्या होगा, रियल वर्क में 300 से 400 एंट्री हर महीने की होती है। तो जो ट्रायल बैलेंस आ जाएगा आप उसी पर फिर विश्वास करेंगे, क्योंकि उससे मैच करने के लिए कोई सही ट्रायल बैलेंस या कोई दूसरा ट्रायल बैलेंस आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि रियल वर्क में गलती की ही नहीं जाती है, ठीक है। आप इतनी प्रैक्टिस ही कर ले अच्छे से कि जो है रियल वर्क में गलतियाँ ही ना हो, ठीक है।
गलती का मतलब सीधी सी बात है, ये लॉजिकल एरर होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि राहुल कोई कस्टमर है, ठीक है, और राहुल का खाता जो है आप अपने शॉप पे चलाते हैं इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट में। राहुल जो है उसने मान लेते हैं 500 रुपये का सामान लिया आपसे उधार, और आपने क्या किया, गलती से 50 रुपये डाल दिया, ठीक है। तो अगर 50 रुपये डाल दिया तो क्या आप पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते। अब इस तरह से मान लेते हैं 60 600 ऐसे चलता जा रहा है। लास्ट में जब आप फाइनल उसका हिसाब जोड़ेंगे तो डेबिट का डेबिट में जोड़ लेंगे, क्रेडिट का क्रेडिट में जोड़ लेंगे, माइनस कर देंगे, जो बचेगा आप बताएंगे कि आपका इतना बाकी है, क्योंकि अब इसको मैच करने के लिए कहीं सही चीज़ है ही नहीं। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, ये लॉजिकल एरर है, ये आप जो है ऐसे पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि गलतियां अनजाने में होती हैं। जानबूझ के करेंगे तब तो चलो ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इसका आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी दिखा देते हैं। ये देखें, इसका यहाँ पर बैलेंस शीट है, ठीक है, और बाकी जो नोट्स हैं उसमें तो हमने स्क्रीनशॉट दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने जून मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली है, और अगली वीडियो से हम आगे स्टार्ट करेंगे जुलाई की एंट्री, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।